Chemic book. Class 9th Chemistry. Chapter 1 Fundamentals of Chemistry. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से आज लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है आपके पास कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो इस सवाल के इम्कानात सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, कंपाउंड्स के बारे में कुछ अहम बातें, कंपाउंड्स की टाइप्स और उनकी डिटेल को डिस्कस किया जाएगा। फिर इसी तरह मिक्सचर्स को डील किया जाएगा, मिक्सचर्स के बारे में अहम बातों को डिस्कस किया जाएगा, मिक्सचर की टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा और फिर फाइनली मिक्सचर और कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंस को डील किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्हें कहा जाता है कंपाउंड्स? हम कहते हैं कि जी कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? पहली बात, विच आर फॉर्म्ड, जो बनती हैं बाय, कैसे? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या मतलब बना? जब डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन पता है किसे कहते हैं? रिएक्शंस करवाकर या कह लो मुस्तकिल तौर पर जुड़कर, परमानेंटली कंबाइन होकर। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स परमानेंटली कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो आप उसे कंपाउंड का नाम देते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर ये रिएक्शन दें तो आपके पास एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसे वाटर का नाम दिया जाता है, और ये वो सब्सटेंस है जो दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना। इस सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे। इट मींस कि वाटर एक कंपाउंड हुआ। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी उनके दरमियान जब रिएक्शन होता है तो मुस्तकिल तौर पर जुड़कर एक गैस बनाते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिया जाता है। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। अच्छा, अब ये जो आपके पास नया सब्सटेंस बना, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना। हम कहते हैं कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है ना, इसके बारे में एक अहम बात भी है। वो क्या कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से होती है? ये कॉम्बिनेशन होती है जी इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास, यानी मैसेज की फिक्स्ड रेशो में ये कॉम्बिनेशन होगी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनेगा तो वाटर बनने के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मैसेज है इनमें रेशो फिक्स्ड रहेगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनेगा तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी मैसेज की, वो फिक्स्ड रहेगी। क्या मतलब है रेशो फिक्स्ड रहेगी? अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर ये बात हमें ज्यादा क्लियर होगी। लाइक वाटर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का मास हुआ 2। एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब अगर आप इन मैसेज की रेशो ले लो तो ये बनेगी दैट इज 2:16। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो लो तो कार्बन 8 है और उसका मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 है जबकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन के लिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दो ऑक्सीजन का मास हुआ 32। ये मास की रेशो हुई। लेकिन ये रेशो सिंपलेस्ट नहीं है, आपने सिंपलेस्ट रेशोज लेनी होती हैं, यानी इसको कटिंग करो जब कटिंग हो सकती है, इसलिए 2 के डबल से काट सकते हैं और ये रेशो जो है वो 4 के डबल से कट सकती है। इसको आप 2 के डबल से काटो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और 2 के डबल से कट करते हो तो 2 1s आर, इधर 2 से डिवाइड करो, इधर 2 से डिवाइड करो, इधर 1 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, बन जाएगी 1:8। इसको 4 के डबल से डिवाइड करो तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। अब ये जो रेशो आपको मिली है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी अब ये मजीद कट नहीं सकती। जब कट नहीं सकते तो सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रेशोज जो है ये क्या रहती हैं जी? ये ही रेशोज फिक्स्ड है, यानी वाटर आप दुनिया जहान के किसी भी इलाके से ले लो, उसमें मैसेज की रेशो 1:8 ही रहेगी, क्योंकि फार्मूला ये रहेगा ना। ये थोड़ी है कि इंडिया जाओगे तो फार्मूला बदल जाएगा, अमेरिका जाओगे तो चेंज हो जाएगा, सऊदी अरब जाओगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट मींस कि आप ये कहते हैं कि जब फार्मूला यही है तो मैस की रेशो भी यही रहेगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में मैस की रेशो 3:8 फिक्स्ड रहेगी। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट MCQ का भी पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिक्स्ड रेशो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशो बाय मास क्या है? दैट इज 1:8। इस तरह कार्बन ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? तो दैट इज 3:8। ये आपने MCQ के लिए भी याद रखना है। तो नटशल क्या निकला कि व्हाट
आर कंपाउंड्स डिफाइन कैसे करते हो आप कहते हो कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। उन्हें कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। तो ये एक मुकम्मल जानकारी के साथ एक कंप्लीट फुल फ्लेज डेफिनेशन विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब सवाल ये है कि जब ये कॉम्बिनेशन होती है तो कॉम्बिनेशन के बाद एलिमेंट्स के साथ क्या बीतती है, एलिमेंट्स के साथ क्या मामला पेश आता है। तो ये बात याद रखो। हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वो नहीं रहती जो पहले थी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाएगा तो वाटर तो बन गया। अब वाटर में जो एलिमेंट आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, ये एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को वाटर के अंदर बरकरार नहीं रखेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज पानी बनने के बाद लूज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, अनफॉर्म, और वो बनाता है ए न्यू सब्सटेंस, और वो एक नया सब्सटेंस बना देता है। और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एंटायरली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो बात क्या बनी? बात ये बनी कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, और जिस सब्सटेंस में वो तब्दीली होती है वो एक नया सब्सटेंस होता है, और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज इन कंपोनेंट एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। याद रखें कंपाउंड्स के बारे में एक और बात कि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपाउंड है, ये उसके कंपोनेंट है, ये कंपाउंड है, ये इसके कंपोनेंट। तो कंपाउंड के कंपोनेंट्स को फिजिकल मींस यानी फिजिकल मेथड्स लगाकर सेपरेट नहीं किया जा सकता, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। सेपरेटेड के बजाय किताब ने वर्ड ब्रेक डाउन लिखा होगा तो मुराद ही की है, तो परेशान नहीं हो जाना। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड लगाने का मतलब ये है कि रिएक्शंस करवाए बगैर। सादे लफ्जों की बात बता रहा हूँ। तो फिजिकल मेथड्स या फिजिकल मीन से क्या मुराद है? विदाउट टेकिंग प्लेस ए रिएक्शन, रिएक्शन करवाए बगैर। रिएक्शन करवाए बगैर आप कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब इस बात को एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे आपके पास आयरन है और सल्फर है, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में नहीं है, पीसे हुई शक्ल में नहीं है, और आपने दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने से इनका बन जाएगा मिक्सचर। अब आप इस मिक्सचर के पास लेकर आए हो मैग्नेट। आप देखते हो क्या होता है कि मिक्सचर बनने के बाद आयरन अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखेगा। आयरन की प्रॉपर्टी मिक्सचर बनने से पहले ये थी कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था। मिक्सचर बनने के बाद भी आयरन की ये प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी। आयरन सारा का सारा मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगा और सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस मिक्सचर को हीट कर दो, गर्म कर दो, तो इसके दरमियान अब रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल जाता है? कंपाउंड हासिल हो जाता है, जिसको आयरन सल्फाइड कंपाउंड का नाम देते हैं। अब कंपाउंड बनने के बाद हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड बनते हैं कॉम्बिनेशन के बाद, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर प्रॉपर्टी। अब ये एलिमेंट आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, फॉर्म और बना देगा एक नया सब्सटेंस। ये एक नया सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होगी। अब आयरन की जो प्रॉपर्टी थी ये वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था, मिक्सचर की शक्ल में तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर जब बनता है तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ होता। लेकिन जब हीट करते हो तो रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने से कंपाउंड बन जाता है, और कॉम्बिनेशन के बाद प्रॉपर्टीज आयरन की लूज हो गई, एक नया सब्सटेंस बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज अब डिफरेंट है। अब इसमें मौजूद आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर चुका, अब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, और आप यहाँ पर लिखेंगे जी नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो हम कहते हैं कि जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं उन्हें फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो आयरन और सल्फर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। तो रिएक्शंस करवाए बगैर किसी भी फिजिकल मेथड को इस्तेमाल करके आप उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की दो तरह की टाइप्स हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। किन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, किन्हें कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। किताब ने सिर्फ इनके नाम लिखने के बाद इनके बारे में डिटेल बताना शुरू कर दिया, ये नहीं बताया कि आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं। अच्छा, वैसे तो प्रॉपर इनका कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में उतना बताया जाएगा जितना अभी ज़रूरी है, ठीक है। और उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको पहचानने में, पता चल जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, कौन से कोवेलेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स?
ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आपने पढ़ा है कि जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं ना, तो एलिमेंट्स में तो मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, मेटलॉइड्स भी होती हैं। तो अगर एलिमेंट नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे। इसी तरह अगर नॉन मेटल्स के साथ ही मिल जाए, नॉन मेटल्स के साथ ही मिल जाए का मतलब है रिएक्शन दे दें, तो फिर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर और एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर बात को जस्टिफाई करूंगा। जैसे अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें जो Na है ये मेटल है और जो Cl है ये नॉन मेटल है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पहचान हो कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? ये रूल जो केस आपको बता रहा हूँ ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, पास केसेस में फेल भी हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिनके नामों के एंड पर IUM आता है ना वो मेटल्स होती हैं। इनके नामों के एंड पर IUM या सिंपली UM भी आता है, ठीक है। जिनके नामों के एंड पर IUM जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सारों के नाम के एंड पर IUM आ रहा है। UM भी आता है, जैसे आयरन है, इसके नाम के एंड पर नहीं आ रहा, लेकिन इसका असल नाम देखा जाए तो फेरम है, तो UM नाम के एंड पर। कॉपर का असल नाम क्यूप्रम है, तो UM एंड पे आ रहा है। तो जिनके नामों के एंड पर IUM या UM आता है, मेजॉरिटी केसेस के अंदर देखा गया है कि वो मेटल्स होती हैं। नॉट ऑलवेज, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जैसे हीलियम है, इसके नाम के इन पर IUM आ रहा है, लेकिन ये तो एक गैस है और है भी नॉन मेटल। इट मीन्स कि ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में देखा गया और आपके लेवल पर ये ही आपके पास चलेगा कि जिनके नामों के इन पर IUM या UM आ रहा है ये मेटल्स ही होती हैं। सोडियम IUM आ रहा है, इट मीन्स कि ये एक मेटल है। क्लोरीन नहीं आ रहा IUM या UM, इट मीन्स कि वो नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के मिलने पर आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह अगर नॉन मेटल के साथ ही मिल जाए, अभी पीछे 2 एग्जांपल्स आपने पढ़ी है, मैं दोनों का तज़किरा कर देता हूँ। जैसे वाटर पढ़ा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। वजह, अब मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके नाम बोलो ज़रा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी के नाम के एंड पर IUM या UM नहीं आया, इनमें कोई भी मेटल नहीं है। तो मेटल ना हो तो फिर इट मीन्स कि आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है, ना ही कार्बन में और ना ही ऑक्सीजन में IUM या UM आ रहा है, इट मीन्स कि इनमें से कोई भी मेटल नहीं है। तो मेटल जब ना हो तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, और ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन करेंगे वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। नाउ रिमेंबर दैट, ये बात हमने पढ़ी हुई है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का टाइनी पार्टिकल लेते हो तो एलिमेंट्स के टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है एटम्स। जबकि आज आपने 2 टाइप्स पढ़ी हैं कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। इसी तरह अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड्स के टाइनी पार्टिकल्स का नाम देखो ना तो वो एटम्स नहीं होता, बल्कि कोवेलेंट कंपाउंड के टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स के टाइनी पार्टिकल्स को फॉर्मूला यूनिट्स का नाम दिया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। हम एलिमेंट के पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं, इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड के टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, आयनिक कंपाउंड के टाइनी पार्टिकल्स को फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कह लो कि से आपके पास है सोडियम Na, तो मेरे पास सोडियम एलिमेंट का ये जो Na लिखा है ये मेरे पास क्या होगा, सोडियम Na का एटम। अगर मैंने वाटर लिखा, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो वाटर के साथ टर्म कौन सी यूज की जाएगी, मॉलिक्यूल यूज की जाएगी। इसी तरह अगर मैं सोडियम क्लोराइड NaCl लिखता हूँ तो इसके लिए ना ही एटम ना ही मॉलिक्यूल की टर्म, बल्कि क्या यूज की जाएगी, फॉर्मूला यूनिट। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट। इट मीन्स कि सोडियम एक एलिमेंट है, उसका पार्टिकल एटम होगा। मैं जब भी सोडियम बोलूँगा उसके साथ वर्ड एटम लगाऊंगा। मैं जब भी वाटर बोलूँगा तो उसके साथ वर्ड मॉलिक्यूल लगाऊंगा। मैं जब भी NaCl बोलूँगा तो उसके साथ वर्ड फॉर्मूला यूनिट लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा NaCl का मॉलिक्यूल, ये लफ्ज़ गलत है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट कहलाते हैं। इट मीन्स कि मैं कहूँगा वाटर का मॉलिक्यूल, NaCl का फॉर्मूला यूनिट। बात समझ में आ गई? तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बातें बुक में नहीं आएंगी, बल्कि सारी ही बुक में नहीं है, इजाफी बताई हैं। अब आइएगा आयनिक कंपाउंड्स के हवाले से आपके बुक ने जो बातें लिखी हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, याद रखें कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। क्या मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते? इसको 2 तरह से समझेगा। पहला कॉन्सेप्ट,
आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फार्मूला यूनिट्स हैं। अब जब आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, इस वजह से हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है जो असल कॉन्सेप्ट है, वो ज़रा थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं, पहले अगली बात समझ लें। दूसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की शक्लों में पाए जाते हैं। अब ये क्या होती है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस? ये बात याद रखें कि स्पेस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट से जो 3 डायमेंशनल फिगर या स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है उसे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया जाता है। मैंने क्या कहा, स्पेस में पार्टिकल्स अरेंजमेंट देकर जो फिगर देते हैं उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिगर को आप 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 68 पर एक क्रिस्टल लैटिस दिखाई गई है जो कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड की है। आपने पढ़ा सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो उस आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस को आपकी बुक में दिखाया गया है। इस लैटिस में आप देख सकते हैं कि सोडियम के और क्लोराइड के आयंस दिखाए गए हैं जो कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं। इस फिगर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सोडियम के आयंस को रेड बॉल और क्लोराइड के आयंस को ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है, और हर रेड बॉल की सराउंडिंग में हमें ग्रीन बॉल्स और हर ग्रीन बॉल की सराउंडिंग में हमें रेड बॉल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सोडियम के आयन को क्लोराइड के आयंस ने और हर क्लोराइड के आयन को सोडियम के आयंस ने सराउंड किया हुआ है। इस वजह से सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। हर आयन इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है। यानी अगर सोडियम है तो क्लोराइड से सराउंडेड है, क्लोराइड है तो सोडियम से सराउंडेड है। यानी हर पॉजिटिव नेगेटिव से सराउंडेड है और नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंडेड है। इस वजह से हम कहते हैं हर आयन अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है। जब आप कहते हैं कि आयंस ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आयंस इंडिपेंडेंट नहीं है, आयन आज़ाद नहीं है। हर आयन को नेगेटिव ने और हर नेगेटिव आयन को पॉजिटिव ने घेरा हुआ है। इस वजह से आप ये कहते हैं आयंस इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे इन आयनिक कंपाउंड्स। ज़ाहिर क्रिस्टल के अंदर हर आयन जब ऑपोजिट से सराउंडेड है तो वो आज़ाद कैसे होगा, वो आज़ाद नहीं होगा। अब आए वापस इस पॉइंट की तरफ कि आयंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते का क्या मतलब है। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फॉर्म। असल बात इंडिपेंडेंट फॉर्म, आज़ाद हालत में रहना। अब चूंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हर आयन अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है, हर आयन पाबंदी में है, रिस्ट्रिक्टेड है, आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद हालत में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और वो आयंस ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि वो आज़ाद नहीं रह सकते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो तीनों बातों का नटशेल ज़रा सुनिएगा। मैंने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की शक्लों में पाए जाते हैं। जैसे कि पेज नंबर 68 पर आपको सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस दिखाई गई है। उस लैटिस में हर आयन अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है, और इस तरीके से सराउंडेड होता है कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ना चूँकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सो हमने ये पॉइंट पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और इसके रीज़न क्या देखी कि हर आयन जब अपने ऑपोजिट से सराउंडेड है और उसने एक दूसरे आयन को फोर्सफुली अट्रैक्ट करके रखा है, लिहाजा इस वजह से अट्रैक्शन तोड़ना मुश्किल है। इस वजह से ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। और आखिरी बात, चूंकि आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स हैं, इस वजह से आप ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। चंद एग्जांपल्स आपके पास, जैसे कि NaCl, जैसे कि MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जैसे कि CuSO4 ETC। ये तमाम आपके पास क्या है, ये तमाम आयोनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे मान लें इन्हें आयोनिक? मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल्स
की कॉम्बिनेशन से ये तैयार हुए हैं, तभी इन्हें आयनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जा रहा है। अब आइएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से अहम बातें। याद रखें कि कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म मीन आजाद हालत में रहना, अभी बताया आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यानी आजाद हालत में रहते हैं। यानी जिस तरह आयंस के अंदर आपने देखा था कि वो ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस से सराउंडेड था, तो इनमें कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स आजाद रहते हैं। वो इस तरह ऑपोजिटली चार्ज आयंस जिस तरह आपस में सराउंडेड है उस तरह नहीं होते। इस वजह से हम ये कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड के टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि चंद मॉलिक्यूल्स अगर मैं आपके सामने लिखूं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जैसे वेल नोन एक कंपाउंड है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का नाम दिया जाता है। और भी आप पढ़ोगे C6H6 बेंजीन का नाम दिया जाता है। बचपन से एक कंपाउंड आप पढ़ते आ रहे हो C6H12O6 जिसे ग्लूकोज का नाम दिया जाता है। तो ये आपके पास चंद एक अहम बातें थी कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। होप सो के कंपाउंड्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका रिमेनिंग पार्ट मिक्सचर्स और फिर कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंस है उसको नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ मजीद डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।